पखला माण्हू खोदड़ा पाणी नी टपणा ना प्रीत लगाणी। पखला माण्हू खोदड़ा पाणी नी टपणा ना प्रीत लगाणी। जे टपणा ता टोई टोई प्रीत लगाणी लोई लोई। कहानियाँ भी लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, पहाड़ी में लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, संस्कृत में लिखता हूँ। ये 3 भाषाओं पर मेरा सानिध्य है और बोलियाँ सीखना मेरे लिए बहुत है। मैं पंगवाली बोली फ्लुएंटली बोलता हूँ। 1986 के बाद पैदा हुए हैं बच्चे, वो उनके साथ जब मैं पंगवाली में बात करता हूँ वो सोचते हैं कि ये पंगवाला ही है, तो मुझे पंगवाला समझते हैं वो लोग। कई लोग समझते हैं पांगी में आपके घर कहाँ, तो मैं बता देता हूँ फलानी जगह है। रौली से 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन वो रास्ता इतना खतरनाक था। नीचे चंद्रभागा, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ से पत्थर आते थे, कई लोग वहाँ हमारे सामने मरे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल अंशुमाली। फोकस हिमाचल के गेस्ट इन न्यूज़ रूम में आज हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विभिन्न पदों पर 35 साल सेवाएं दी और आज एक साहित्यकार के रूप में उनकी पहचान है। उनकी 2 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से एक है मनमोहक देवधारा पांगी, जो पांगी के लोक संस्कृति और वहाँ के रहन सहन पर आधारित है, और एक उपन्यास शीशम का पेड़ जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है। जी हाँ, हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं प्रभात शर्मा जी से, जिनसे हम उनके प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनके सफ़र का अनुभव जानेंगे और साथ ही साहित्य सफ़र के बारे में जानेंगे। आपका स्वागत है सर फोकस हिमाचल के न्यूज़ रूम में। धन्यवाद जी। सबसे पहले सर आपसे हम आपके जीवन के बारे में जानेंगे कि आपने कहाँ से कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी एजुकेशन हुई और कैसे आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आए। मैं वास्तव में तहसील चंबा के छतराड़ी के साथ ग्यूरा गांव है, वहाँ का रहने वाला था। मेरे पिताजी 1950-51 में जिला कांगड़ा में के एक छोटे से इलाका छतड़ी के साथ जोल गांव है, वहाँ आ गए थे और वहाँ हमने ज़मीन खरीद करके वहाँ रहना शुरू किया। मेरा जन्म 1954 में हुआ और मेरा जन्म यहीं हुआ और मैंने अपनी शिक्षा 1ली से 8वीं तक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल छतड़ी, जो आज +2 स्कूल हो चुका है, वहाँ प्राप्त की और उसके बाद 9वीं और 10वीं शाहपुर हाई स्कूल में पढ़ा और वो भी अभी +2 स्कूल है, उस वक्त 10वीं तक का था। और उसके बाद कॉलेज मैंने धर्मशाला से बीए की डिग्री, बीए ऑनर्स संस्कृत में की और एमए प्राइवेट करनी पड़ी क्योंकि मेरे हालात इतने अच्छे नहीं थे, घर के आर्थिक इतनी अच्छी नहीं थी आर्थिकी। ये ठीक है कि मेरे 2 भाई चाइना के अग्रेशन के टाइम में, एक बड़े भाई आर्मी में भर्ती हो गए, उससे छोटे 2-4 साल के बाद वो भी भर्ती हो गए, दोनों आर्मी में थे और हमारी परिवार में ज़्यादातर आर्मी में है। मैं पहला सिविलियन हूँ अपने परिवार में और अपने गांव में। मेरे गांव में भी सिविल सर्विस में कोई नहीं आया था। अब तो काफ़ी लोग आए और पहला मैट्रिकुलेट हूँ उस गांव का और पहला ग्रेजुएट हूँ और पहला पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और पहला ही सिविल सर्वेंट हूँ। तो उसके बाद मैं सर्विस में 1976 में लग गया। 1975 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल में शास्त्री और प्रभाकर के बच्चों को पढ़ाया। क्योंकि मैं संस्कृत बैकग्राउंड से था तो मुझे शास्त्री जो बच्चे करते थे शास्त्री, उनको पढ़ाने का मेरे पास था अनुभव और मैंने उनको पढ़ाया। और 76 में मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लग गया। 1 साल वहाँ नौकरी करने के बाद फिर राजस्व विभाग में आ गया और राजस्व विभाग में मैं डायरेक्ट कानूगो भर्ती हुआ था। तो डायरेक्ट कानूगो की ट्रेनिंग जो है वो सबसे लंबी ट्रेनिंग होती है। 2 साल सेटलमेंट की होती है, 2 साल मोहाल की होती है, फिर 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है, 6 साल का पीरियड होता है। तो 1981 में मैं रेगुलर कानूगो लग गया देरा गोपीपुर में और वहीं मेरी सेटलमेंट ट्रेनिंग हुई, मोहाल की ट्रेनिंग भी वहीं हुई। तो उसके बाद 1984 में मैं नायब लग गया। 5 साल नायब करने के बाद 1999 में 89 में मैं तहसीलदार लग गया
और तहसीलदारी मुझे ज़्यादा समय करनी पड़ी, 16 साल तहसीलदारी की, और इसलिए मुझे राजस्व विभाग का राजस्व के विषय में ज्ञान है। और रेवेन्यू में काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं रेवेन्यू की परामर्श लेने के लिए। और जो मेरी पुस्तक अब हाल ही में आई है, शीशम का पेड़, वो भी मैंने क्योंकि मेरे पास कई लोग ऐसे समस्याएं लेके आते थे, फिर मैंने कब सोचा कि इसको लोगों के हित के लिए लिख दिया जाए। लेकिन कानून की किताब थोड़ी नीरस होती है, पढ़ता कोई नहीं है। इसको उपन्यास के रूप में मैंने लिखा है ताकि लोग इसको उपन्यास के रूप में पढ़ें और एक उनको ज्ञान हो जाए, और छोटे छोटे झगड़े जो हैं ये घर में ही अपने निपटा लें, ताकि क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा है कि राजस्व विभाग के कारण ही अदालतों में झगड़े हैं। जिस दिन राजस्व विभाग हमारा सशक्त हो जाएगा तो मुझे लगता है कि थाने में आधे काम कम हो जाएंगे, और जो हमारी सिविल कोर्ट है वहाँ भी कम है। और आपको देखता होगा, आपने पढ़ा भी होगा किताबें, इसमें ये आता है, अखबारों में आता रहता है, आपकी किताब अखबारों में भी आया होगा कि लोग ज़मीन के लिए झगड़ा करते हैं, यहाँ तक कि कत्ल भी हो जाते हैं और 302 के मुकदमे बन जाते हैं। और सबसे ज़्यादा क्योंकि तीन ही चीज़ों पर झगड़े पैदा होते हैं, पैसे पर, ज़र और जोरू और ज़मीन पर। तो ज़मीन सबसे मुखिया है। हाँ, ये सबसे बड़ा मुखिया है कि ज़मीन के झगड़े के कारण लोगों में वैमनस्य बढ़ता है और मुकदमेबाजी होती है। तो आज की तारीख में ये किताब काफ़ी लोकप्रिय हुई है और काफ़ी लोग इसको पढ़ रहे हैं, मुझसे ले भी रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा सफ़र रहा। और मैंने ज़्यादा, मेरी नौकरी जो है वो पांगी में रही, ट्राइबल एरिया में कोई नहीं जाता था। तो सबसे ज़्यादा नौकरी मेरी 10 वर्ष जो है पांगी में रही, जिसमें 2 साल नायब तहसीलदार, 6 साल तहसीलदार और 2 साल एज एसडीएम वहाँ काम किया। और तहसीलदार रहते हुए मैं एसडीएम भी रहा और रेजिडेंट कमिश्नर भी रहा, हाईएस्ट पोस्ट जो होती थी उस पे भी रहा। तो वहाँ मैंने ये काम सीखा। आज की डेट में मुझे ये है कि मैं ट्रेनिंग, सर्विस रूल्स की ट्रेनिंग देता हूँ डिफरेंट प्लेसेस पे। बीएड कॉलेज धर्मशाला में 6 डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स यहाँ आते हैं, स्कूल के, कॉलेज के, और 6 डिस्ट्रिक्ट के SCRT सोलन में आते हैं, उनको भी ट्रेनिंग देता हूँ। और RTI का मैं स्टेट रिसोर्स पर्सन हूँ। बाकी एजुकेशन में मेरा ज़्यादा काम है, लोकल कल्चर पे और एजुकेशन पे। तो एजुकेशन में मैंने काफ़ी हिमाचल प्रदेश के 76 स्कूल और कॉलेज में अटेंड कर चुका हूँ। और मेरे साथी हैं, एक साहित्यिक मित्र भी हैं, और रमेश मस्ताना जी, वो हिंदी के प्रवक्ता रिटायर हुए हैं। हम दोनों भ्रमण पे रहते हैं और स्कूलों में जा कर के इनोवेटिव लेक्चर देते हैं टीचर्स को, और कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस करते हैं बच्चों के लिए। और हिमाचल में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी करते हैं हम, किश्तवाड़ में, डोडा में, पुंछ में, रजौरी में, यहाँ रिमोट स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वहाँ भी हम जा कर के लोगों को अवेयर करते रहते हैं और बच्चों को गाइडेंस करते रहते हैं। तो इस तरीके का मेरा सफ़र है। आज भी मैं चला रहता हूँ, कहीं ना कहीं साहित्यिक भी होता रहता काम, और दूसरा ये लोगों की सहायता, जो राजस्व के संबंधी सहायता या सर्विस रूल्स के मतलब कोई समस्या है उसका निपटारा करता रहता हूँ। ये मेरा सफ़र है। बिल्कुल सर, शीशम का पेड़ दोस्तों एक ऐसा उपन्यास है जो राजस्व कार्यों पर आधारित है। अक्सर हमने देखा है कि लोग ज़्यादातर झगड़े, जैसे कि सर ने बताया कि ज़मीनों को लेकर काफ़ी झगड़े होते हैं और काफ़ी केस अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हिमाचल की ही बात की जाए तो आधे से ज़्यादा केस जो है वो राजस्व के काफ़ी लंबे समय से चले हुए हैं, 22 साल, 35 साल। कई बार हम अखबारों में इन केसों के बारे में पढ़ते हैं कि 35 साल बाद किसी केस का निर्णय हुआ है, फैसला हुआ है, और 35 साल आदमी के लिए वो सज़ा ही हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी कमियाँ रहती हैं, ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं होता राजस्व का, क्या निशानदेही होती है, क्या खसरे नंबर होते हैं, क्या बुर्जियाँ होती हैं, क्या नक्शे होते हैं, क्या अक्स होते हैं। इन सब को समेटते हुए एक उपन्यास का शक्ल मिली है शीशम के पेड़ को। साथ ही प्रभात शर्मा जी ने एक साहित्यकार के होने के साथ एक राजस्व विभाग में लंबे समय तक काम किया। उसी का ये प्रतिफल है शीशम का पेड़, जो
पुस्तक हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप भी पढ़िए और इस पुस्तक में जानिए क्या है राजस्व। और साथ ही अब हम जानते हैं सर, आपने अपने माता-पिता के बारे में नहीं बताया, वो किस साहित्य मतलब आर्मी बैकग्राउंड से थे या फिर खेती-बाड़ी किसानी से थे? उनके बारे में कुछ बताएँ। मैं आपको बता दूं कि मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मेरी माता का देहांत जब मैं 8 वर्ष का था उसी वक्त हो गया। और मेरे पिताजी हम ब्राह्मण परिवार से हैं, तो छोटा मोटा पंडित का काम भी करते थे और दूसरे घरेलू काम भी, किसानी भी करते थे। और इसी तरीके से हमारा दिनचर्या चलता था। गरीबी थी क्योंकि 1935 में जो हमारा चंबा तहसील का जो मकान था 1935 में जल गया था। और उसके बाद हमने उसी तरीके का मकान बनाया। हमारे दादाजी उस वक्त जीवित थे क्योंकि उनकी डेथ 1955 में हुई है, मेरा जन्म 1954 में हुआ है। तो मुझे बताते थे मेरे पिताजी कि 1935 में जब मकान जल गया तो हमारा कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि एक जो कपड़े लगाए हुए थे वही बचे थे और बाकी कुछ नहीं बचा था। तो उन्होंने दोबारा वहाँ मकान बनाया, लेकिन मेरे दादाजी को ये सदमा लग गया और उन्होंने वो सरवाइव नहीं कर पाए। हालांकि 20 साल जिए उसके बाद भी, मकान भी बन गया, लेकिन उनको सदमा वो झेल नहीं पाए। दादी हमारी रही, उनकी मृत्यु 1971 में हुई। और वो हमारे लिए, दादी हमारी जो हमारे प्रेरणा स्रोत थी। और हमारे पिताजी तो किसानी करते थे और पंडित का काम थोड़ा बहुत करते थे, ज़्यादा नहीं था उनके पास भी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पंडित वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सुन सुन करके ही जवानी ही अपना पांडित्य करते थे। जो विवाह शादियां या कथा करनी है तो जवानी करते थे, तो जवानी चलता था उनका काम। तो इस तरीके से फिर यहाँ जब हम आ गए तो यहाँ खेती बाड़ी का काम करते रहे। और उन 95 वर्ष की उम्र में उनकी सन 2014 जनवरी को वो स्वर्ग सिधार गए मेरे पिताजी भी। और मैं धर्मशाला में बस गया हूँ। 1983 से यहीं धर्मशाला में हूँ और धर्मशाला में मैंने मकान बना लिया। मेरे भाई जो दोनों आर्मी से रिटायर हुए, एक हवलदार रिटायर हुए, एक सूबेदार रिटायर हुए, वो घर में रहते हैं। वो वहाँ हम चाचे ताए में 11 भाई थे, जिसमें अब 2 नहीं रहे हैं, तो अब 9 ही बचे हैं। तो इस तरीके से हमारा चला है। ज़मीन काफ़ी है लेकिन खाली पड़ी है, कोई नहीं करने वाला नहीं है, सब नौकरियों में इधर उधर चले गए। तो ये मेरे पिताजी का तो बड़ा योगदान। और माताजी का तो हम वो जो है ममत्व वो नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि जब 8 वर्ष का मैं था तो उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसा कि सर ने बताया कि हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ ऐसी कड़ियाँ होती है जो भुलाए नहीं भूलती और सदमे की जैसी होती है। ऐसी ही वो जीवन में एक अनुभव भी घोलती है और आगे चलने का रास्ते भी प्रशस्त करती है। हर आदमी के पीछे एक दुख की कड़ी ऐसी ही होती है। अब हम बात करेंगे कि आपने आज हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रही है, कंप्यूटराइज हो रहा है। लेकिन आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि ये 2000 में जब प्रभात शर्मा जी हिमाचल शिक्षा बोर्ड में सचिव थे, 2008 में जब प्रभात शर्मा जी हिमाचल शिक्षा बोर्ड में सचिव के रूप में कार्यरत थे, तो उसी दौरान पहली बार शिक्षा बोर्ड कंप्यूटराइज हुआ था। अब हम जानते हैं शिक्षा बोर्ड में सचिव, हिमाचल शिक्षा बोर्ड में सचिव के रूप में रहते हुए क्या अनुभव रहे सर आपके? वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मुझे पूरे भारतवर्ष में घूमने का अवसर भी मिला सचिव रहते हुए। 2008 में मैं आया, 4 वर्ष रहा और ये सबसे लंबा समय एज ए सचिव में मैंने वहाँ काम किया है। 1968 में ये बोर्ड बना है। 68 से लेकर के आज दिन तक 2 ही सचिव ऐसे हैं जो 4 वर्ष रहे हैं। एक मैं रहा हूँ और एक मेरे सीनियर थे RS नेगी जी, वो रहे हैं। बाकी तो 1.5 साल, क्योंकि यहाँ काम कई किस्म का है। एक तो ये है सर्विस रूल्स का है, दूसरा फाइनेंशियल रूल्स का है, फाइनेंस का भी, मैनेजमेंट भी है, फिर एजुकेशन का भी है। तो ये सारी चीज़ें आना जो है ये हर IAS अफसर के लिए मुमकिन नहीं है। तो क्योंकि मैं ट्राइबल एरिया में रहा हूँ, तो ट्राइबल एरिया में सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में 14 डिपार्टमेंट मेरे पास थे।
तो हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई समस्या रहती थी, तो उसको सल्यूशन। एजुकेशन डिपार्टमेंट 10 वर्ष ही मेरे पास रहा एज डिप्टी डायरेक्टर, हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सारे विभाग मेरे पास रहे। तो इसलिए मैं वहाँ अच्छा महसूस, मेरे को लगता है कि मैंने काम किया है। और क्योंकि वहाँ एजुकेशन बोर्ड में 650 के करीब सैंक्शन स्ट्रेंथ है मुलाजम की, लेकिन जब मैं आया तो वहाँ 400 आदमी, पौने 400 आदमी थे। काम करना मुश्किल था, रिज़ल्ट निकालना मुश्किल था, टाइम बाउंड था, हर चीज़ टाइम बाउंड है एजुकेशन बोर्ड में। तो उस वक्त मैंने उस वक्त के मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि यहाँ कंप्यूटराइजेशन करा जाए, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन के बगैर गुजारा नहीं है। आदमी जितने मर्जी भर्ती करते जाओ, रिटायरमेंट होती जाएगी। तो हालांकि मैंने अपने समय में 100 लोग भर्ती किए, लेकिन शायद 100 से ज़्यादा रिटायर भी हो गए मेरे टाइम में ही। तो कंप्यूटराइजेशन 2009 में मैंने शुरू की, और 2009 में उस वक्त कंप्यूटराइजेशन करने का लाभ ये हुआ कि हमें अब स्टाफ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उससे क्या हुआ, एक तो रिज़ल्ट हमारे जल्दी निकलने लगे, ट्रांसपेरेंसी रही, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। ये कंप्यूटराइजेशन का फ़ायदा रहा हमें। और मेरा ख्याल है आज अगर बोर्ड सक्सेसफुल है तो कंप्यूटराइजेशन की वजह से ही है। हाँ जी। एक साहित्यकार रूप में भी प्रभात शर्मा की पहचान है। आज हिंदी और पहाड़ी में साहित्य लेखन करते हैं। तो आइए अब जानते हैं इनका साहित्य सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। मैं कॉलेज समय से ही लिखता हूँ, क्योंकि मैं भागसू मैगज़ीन जो कॉलेज की निकलती है उसका मैं संस्कृत का स्टूडेंट एडिटर रहा हूँ, और पहाड़ी में भी लिखता रहा हूँ, हिंदी में भी लिखता रहा हूँ। लेकिन बीच में क्योंकि हमारा ट्रेनिंग करना ये, और हमारा सर्विसेज बड़ी टफ जैसी सर्विस है, दिन रात की सर्विसेज है, तो उसमें बीच में छूट गया। फिर जब मैं मंडी, मेरी पोस्टिंग हुई 2004 में, तो उस वक्त मेरे एक सीनियर IAS ऑफिसर थे डॉक्टर प्रेम भारद्वाज जी, उनके संपर्क में हम आए, और उन्होंने फिर मेरे में वो देखा कि ये लिखते हैं तो इनको फिर जागृत करना चाहिए। तो फिर वहाँ से मैंने लिखना फिर शुरू किया, और जब मैं पांगी पहुँच गया तो वहाँ भी लिखना शुरू किया। वहाँ मैंने कई कवि जोड़े अपने साथ, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती गई। और हम मंडी में रहते हुए भाषा एवं संस्कृति विभाग को भी पता लगा कि नहीं ये लिखता है, तो मुझे बुलाते रहे, आज भी बुलाते हैं। अब कहीं ना कहीं जो भी भाषा संस्कृति विभाग का कार्यक्रम होता है या दूसरे कार्यक्रम होते हैं, वहाँ बुलाते हैं, और मैं लिखता हूँ। और कहानियाँ भी लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, पहाड़ी में लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, संस्कृत में लिखता हूँ। ये 3 भाषाओं पर मेरा सानिध्य है। और बोलियाँ सीखना मेरे लिए बहुत है। मैं पंगवाली बोली फ्लुएंटली बोलता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पांगी में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो पुराने लोग, जो बुज़ुर्ग लोग थे, उनकी समस्याएं कैसे हल की जाए। वो तो पंगवाली में बोलते, हिंदी बोलते नहीं थे बुज़ुर्ग लोग। तो मुझे सबसे पहले पंगवाली सीखनी पड़ी। पंगवाली सीखने के लिए मेरा वहाँ का जो वहाँ एक महिला थी चेयरपर्सन, आजकल इस दुनिया में नहीं है, छल्लो देवी जी, तो उन्होंने कहा कि आप साहब बोली सीखो। फिर मैंने बोली सीखी, उनसे सीख करके फिर फूड सप्लाई डिपार्टमेंट मेरे पास था। तो फूड सप्लाई में, सिविल सप्लाई में ये राशन देना होता, तो लोग आते थे, तो लोगों का जो बातचीत मैं सुनता रहता, तो उसको ये करता रहता था। तो मैंने पंगवाली सीखी, और आज मुझे पंगवाली में फ्लुएंटली बोलता हूँ। और जो 1986 के बाद पैदा हुए हैं बच्चे, वो उनके साथ जब मैं पंगवाली में बात करता हूँ, वो सोचते हैं कि ये पंगवाला ही है, तो मुझे पंगवाला समझते हैं वो लोग। कई लोग समझते हैं पांगी में आपके घर कहाँ, तो मैं बता देता हूँ फलानी जगह है। तो मतलब बोली सीखने का मुझे बहुत, ये मंडियाली बोली सीखी, हमीरपुरी सीखी, पंगवाली सीखी, फिर ये गदयाली सीखी, क्योंकि गदयाली भी मेरे लिए मुश्किल थी सीखना, क्योंकि 1981 के बाद पहले तो मेरे घर में बोली नहीं जाती थी, मदर थे नहीं, मदर फादर होते वही बोलते हैं। तो ये गदयाली भी मैंने 1981 में सीखी। तो इस तरीके का बोली सीखने का ये अनुभव रहा, ताकि हम अच्छा प्रशासन लोगों को दे सकें, लोगों की बात सुनें। अदरवाइज दोभाषीय क्या होते थे, बुज़ुर्ग कुछ बोल रहा है, दोभाषीय कुछ और बता रहा है, और उसको सही से मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। इसलिए बोली सीखना प्रशासनिक अधिकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी सर, सबसे लंबा काम आपका एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पांगी में रहा।
साथ में जब आप साहित्य क्षेत्र में कि आप देखें तो अभी आपकी हाल पुस्तक रिलीज हुई है मनमोहक देवधरा पांगी। तो उसमें वहीं वहीं की लोक संस्कृति और सभ्यता के बारे में आपने लिखा है, उसके बारे में कुछ बताएं आप। उसमें मैंने ज़्यादातर क्या लिखा कि वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ के त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, वहाँ के देवी देवता क्या है, वहाँ की मुख्य देवी मिंदलावासिनी है, वहाँ लोग जाते हैं और बड़े दूर दूर से यात्राएं वहाँ आती हैं। और साथ में मैंने लिखा जो लोग उधर जाने वाले होते हैं उनको जाना कैसे है, ठहरना कहाँ है, वो रेस्ट हाउसेस का लोकेशन बताई, किलोमीटर बताए, कहाँ जाना है, कैसे रुकना है और कौन सी गाड़ी में जाना है। इन सामान्य गाड़ी लेके नहीं जाना है, 4x4 लेके जाना है। और पैदल जब किश्तवाड़ से चलना है हमने, अब तो सड़क हो गई, लेकिन उस वक्त हम किश्तवाड़ से किलाड़ तक 120 किलोमीटर पैदल चलना था। तो तीसरे चौथे दिन पहुंचते थे, रात को कंदराओं में सोना है। और जब चंबा से चलना है, तरेला होकर साच पास क्रॉस करना है 15,000 की फीट का, तो 2 दिन वहाँ लग जाते थे। रात को पत्थरों के नीचे सोना है, पत्थर के गुफाओं में सोना है, वहाँ पहुँचना है। तो जब उदय, ये 3 ही रास्ते थे, या तो क्या नाम किश्तवाड़ डोडा होकर के पांगी जाया जा सकता है, या फिर साच पास से, या फिर लाहौर से जाते तो वहाँ से भी रौली से 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लेकिन वो रास्ता इतना ख़तरनाक था, नीचे चंद्रभागा, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ से पत्थर आते थे। कई लोग वहाँ हमारे सामने मरे हैं क्योंकि ऊपर से पत्थर आ गया, पैर फिसल गया, चंद्रभागा में चले गए। क्योंकि और इसकी एक विशेषता है कि वो सबसे रिमोटेस्ट एरिया है हिमाचल प्रदेश का पांगी, जहाँ सबसे ज़्यादा जो ये है कंपनसेटरी अलाउंस है, सबसे ज़्यादा वहाँ मिलता था। यहाँ कम था, 200, यहाँ 200 रुपये था। धर्मशाला नगरोटा बगमा में 200 था, वहाँ 675 था उस वक्त जो कंपनसेटरी अलाउंस था। तो वहाँ जाना ही मुश्किल था, जाना आना मुश्किल, भोजन नहीं मिलता, नहीं, दुकानों में राशन नहीं मिलता था। अब तो राशन मिलने लगा, उस वक्त राशन नहीं था, राशन यहाँ से ले जाना पड़ता था, या फिर कॉरपोरेशन की दुकानें से वो थी, वो लिमिटेड मिलता था राशन, जो राशन कार्ड पे मिलना है। तो राशन कार्ड पे जो ऑफिसर से उनका तो गुजारा हो जाता था, वो 2 स्टार पे काट लेते थे, ले भी जाते थे। लेकिन छोटे मुलाजिम के लिए बहुत मुश्किल था। तो सिविल सप्लाई मेरे पास रहा तो मैं फ्लुएंटली उनको दे देता राशन, कोई ऐसा ही नहीं। और मेरे पास क्योंकि डिप्टी कमिश्नर की पावर भी थी, रही है, तो एज एसडीएम वहाँ एक हायर पोस्ट की पावर रहती है। तो रेजिडेंट कमिश्नर से हम ले लेते थे कि परमिशन कि भी इतना राशन इनको दिया हमने और इसको सर्वाइवल है, मुलाजिम है हमारा, इसको ठहरना यहाँ। तो उस तरीके का वहाँ रहता। तो वहाँ का कल्चर बड़ा ही अलग है। वहाँ के कल्चर और अब किताब आप वो आ गई, और वो किताब मेरी अब नेशनल लेवल पे जो आ गई है, उसमें अप्रूव हो गई है, उसमें आगे चिट्ठी आ गई है मेरे को उसकी कि भारत की हिंदी जो है उसमें हिंदी मंत्रालय से ही अप्रूव हो गई है, तो उन्होंने अपने उसमें रख ली है। इस तरीके का मेरा वहाँ का सफ़र रहा। और मनमोहक देवधरा पांगी पढ़ करके 2 बच्चे पीएचडी कर गए हैं, 2 बच्चे पांगी के ही, उन्होंने पीएचडी मेरी किताब पर की है। बहुत खूब सर। अब सर आपका साहित्यकार महेश चंद्र मस्ताना जी से दोस्ती और उनके साथ यायावरी का जो सफ़र रहा, यात्रा संस्मरण रहे आपके, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। मैं और मस्ताना जी 1975 में ग्रेजुएशन करने के बाद बेकार थे, बेले थे। तो हम दोनों ने एक विद्यालय जो था वो प्रभाकर और शास्त्री को पढ़ाने वाला विद्यालय था, हिंदी विश्वविद्यापीठ शाहपुर में, वहाँ हम दोनों पढ़ाते रहे हैं। तो उस वक्त से हमारा आपस में मेल जोल रहा, एज ए टीचर हम दोनों मिलते जुलते रहे। उसके बाद जब मैं ये एजुकेशन में चले गए, लेक्चरर लग गए, मैं उधर एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया। फिर बाद में एक दफ़ा फिर हम इकट्ठे हुए, फिर एजुकेशन बोर्ड में जब मैं आना तो एज ए एक्सपर्ट, हिंदी एक्सपर्ट उनको हम बुलाते रहे और अच्छे हिंदी के जानकार हैं। तो उनके साथ फिर हमारा घूमना रहा, क्योंकि वो भी साहित्यकार है, बड़े वरिष्ठ साहित्यकार है, बहुत किताबें, 8-9 किताबें उनकी आ गई हैं। तो उनका भी सानिध्य मेरे को अच्छा रहा कि लिखने की रुचि एक बढ़ती है। तो हम दोनों ही प्रवास पर रहते हैं। जो स्कूलों में हमारा लेक्चर रहता है उसमें हमारा 2 घंटे का पैकेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 घंटा मैं टीचर्स के साथ संवाद करता हूँ,
तो मस्ताना जी बच्चों के साथ संवाद करते हैं, और 1 घंटा फिर वो टीचर के साथ संवाद करते हैं, मैं बच्चों के साथ संवाद करता हूँ। तो 2 घंटे का पैकेज रहता है हमारा। 76 स्कूल कॉलेज हमने इस हिसाब से अटेंड कर लिए हैं। तो इस तरीके से हम कॉलेज में जा करके बच्चों को अवेयरनेस करते रहते हैं। आजकल मेरा एक और मैंने शुरू किया है कि स्कूलों में जाकर के बच्चों को बताना है और रिसोर्स पर्सन जैसे बैंक से पैसे निकालने कैसे निकालने, बच्चे को पता नहीं है। चिट्ठी लिखनी है कैसे लिखनी है, चिट्ठी लिखने का रिवाज नहीं है, चिट्ठी लिखनी कैसे लिखनी है, पोस्ट ऑफिस में आरडी खुलवानी है कैसे खुलवानी है, पटवारी से पर्चा लेना है कैसे लेना है, उसको लोकमित्र से लेकर के ऑनलाइन कराना है, उसको अपडेट कराना है कैसे कराना है, ये सारा हम आजकल स्कूलों में जाकर के ये कर रहे हैं। ये भी हमारा नया हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा घर में भी जिम्मेवारी नहीं है, बच्चे अपने अपने काम कर रहे हैं, तो घूमते रहते हैं। मैं भी और मस्ताना जी दोनों इकट्ठे जहाँ भी यात्रा करनी है तो दोनों इकट्ठे करते हैं, तो कि आपस में संवाद भी बना रहे और एक दूसरे से सीखने का भी वक्त मिलता रहता है। आप सर अपने परिवार के बारे में बताएं कि परिवार में आगे आपके जो आपकी विरासत है, आपकी साहित्यिक जो चीज़ें हैं, वो कौन आके लेकर जा रहा है और कैसे? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि साहित्य की विरासत कोई नहीं लेता। बहुत कम साहित्यकार हैं जिनकी विरासत गई है, क्योंकि बच्चे मेरे बड़े वाला बेटा घर में है, वो अपना बिजनेस करता है और होम स्टे उसने ये का पीजी खोला हुआ और अपना ये है, उसने इंजीनियर की है ऑटोमोबाइल में, और छोटे वाला डॉक्टर है, टांडा में साइंटिस्ट है वो, और बेटी भी दिल्ली में साइंटिस्ट है, उसने पीएचडी कर ली है वायरोलॉजी में। तो वो भी अपने, तो सारे अपना अपना कमा रहे हैं। हमें बहू बड़े वाली जो है वो लैब टेक्नीशियन है ECHS में, देरा गोपीपुर में, वो वहाँ करती है। छोटे वाली वो स्कूल में पढ़ाती है। बस इस तरीके से चला हुआ। एक पोता है वो पढ़ता है स्कूल में। घर वाली मेरी जो है वो साहित्यिक तो नहीं है उनकी रुचि, पर उनका ये जो भजन लिखने का उनकी रुचि है। भजन गाना, लिखना और कीर्तन करना उनकी रुचि, भक्ति में रहते हैं वो। तो मैं साहित्य में रहता हूँ। दोनों के फील्ड हमारी अलग अलग है, लेकिन मैं भजन मैं भी लिखता हूँ तो उनको दे देता हूँ कि भजन मैंने लिखा है, आप इसको गाओ, तो वो गा देते हैं। बड़े अच्छा है। सर आपने रेडियो पे हमसे हमेशा एक गीत सुना होगा, पखला मानू खोदल पानी। उनके रचयिता है प्रभात शर्मा जी। आइए आज उन्हीं की आवाज़ में उन गीतों की पंक्तियों को सुनने का मज़ा लेते हैं। सर कुछ पंक्तियाँ सुनाएं। 2-3 पंक्तियाँ सुना दूंगा कि मैंने जब ये लिखा था तो मुझे लगा कि ये लिखना चाहिए, क्योंकि ये कविता मेरी अच्छी कविताओं में से। पखला माणू खोदड़ा पानी, नी टपना ना प्रीत लगानी। पखला माणू खोदड़ा पानी, नी टपना ना प्रीत लगानी। जे टपना ता टोई टोई, प्रीत लगानी लोई लोई। ऐसी मेरी एक भावना है कि भी मिठे मदरे खीर खवांदे, जिंदिया जो नहीं रोटी टुकड़ा मर जाते तो रोंदे दुखड़ा, मिठे मदरे खीर खवांदे। इस तरीके की पंक्तियां हैं। बहुत अच्छा है, ज़बानी याद नहीं रही, लेकिन ये मैंने आज के हालात पर लिखी है कि आज के बच्चे क्या कर रहे हैं। जो मेरी शीशम का पेड़ है, इस पर भी, इसमें भी यही है कि हमारा बच्चा विदेश में चला गया, हम खुश होते हैं, लेकिन जब उनकी बुढ़ापा आता है तो वो विदेश से आने के लिए तैयार नहीं है, और उसकी संस्कार जो है वो पड़ोसी करते हैं। ये मैंने ये भावना उसमें व्यक्त किया। तो ये भी ऐसा ही एक उदाहरण दिया कि आदमी को ध्यान से ही कोई भी काम करना, ध्यान से करना है, ऐसे नहीं छलांग लगा देनी। तो पखला माणू खोदला पानी, नी टपना ना प्रीत लगानी। भी वो क्रॉस नहीं करना है खोदला पानी, प्रीत लगानी। जे टपना ता टोई टोई, कहने प्रीत लगानी लोई लोई। जा देख सुन करके प्रीत लगानी। ऐसे नहीं कि हर आदमी के साथ प्रीत लगा ली, जो आदमी ठीक लगता है, आपके स्वभाव के साथ मिलता है, उसी के साथ प्रीत लगानी है। इस तरीके का मैंने ये। वाकई में सर काफ़ी विचारणीय पंक्तियाँ हैं आपकी कविता की, लेकिन हमें भी अभी आज ही पता चला कि ये आपकी लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। हालांकि काफ़ी सुना है ये गीत हमने, और काफ़ी अच्छा गीत बना है, जो एक रिश्तों की सच्चाई से रूबरू करवाता है और आज के समाज के हालात से रूबरू करवाता है। अंत में सर आपसे मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सीखने को मिला। आपके पास एक यायावरी का अनुभव
अनुभव है, एक प्रशासक अधिकारी के रूप में अनुभव है और साहित्य के सफ़र में आपका अनुभव रहा काफ़ी लंबा। उसी का नतीजा है कि 2 किताबें एक अमूल्य धरोहर हमारे लिए आपने दी, आगे भी आप सृजन करते रहेंगे। आजकल सर आप साहित्य लेखन में किन विधाओं पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? मैंने आजकल एक तो जितने मैंने भ्रमण किए हैं, तो यात्रा संस्मरण मैंने वो लिखे हैं। तो उसको मैं छापने की इसमें हूँ कि भई उसको छापा जाए, उसको दिया जाए, कैसे किया जाए? क्योंकि आजकल समस्या ये है कि किताब या कोई साहित्य लिखना ठीक है, लेकिन उसको छपवाना मुश्किल है। छपवा कर के कौन लेगा, कौन नहीं, क्योंकि मैंने तो फ्री में बाँटी है मैक्सिमम, कोई नहीं लेता, पैसे से कोई खरीदना। और किताबों का अब ऑनलाइन सारा सिस्टम आ गया है, तो किताब हार्ड कॉपी कम ही लोग पढ़ते हैं, पढ़ने का समय नहीं है। इसीलिए मैंने शीशम का पेड़ जो है वो छोटी छापी है 100 पेज की, ताकि एक ही गो में कोई पढ़ ले। अदरवाइज़ ये मुश्किल है किताबों का पढ़ना आज के ज़माने में, बड़े कम लोग हैं। तो आपने आज हमें यहाँ बुलाया और हमारे साथ संवाद किया, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपका फोकस हिमाचल के गेस्ट न्यूज़ में आने के लिए सर। तो दोस्तों आज हमने आपको सेवानिवृत्त प्रशासक अधिकारी, साहित्यकार और यायावर प्रभात शर्मा जी से मिलाया। आगे भी ऐसे कई मुलाकातें होंगी, कई शख्सियतों से हमें सीखने का, जानने का अवसर प्राप्त होगा। आपको ये मुलाकात कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, लाइक व शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।